नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए। फर्स्ट पार्ट की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी तक 26 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज है क्लास नंबर 27 एकेडमिक एप्टीट्यूड की दोस्तों हम विशेष सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। पहले हम जानेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंस, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहां पर मॉक टेस्ट और नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध है, आप उसकी ओर भी जा सकते हैं। अपनी तैयारी को 100% सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण मनोयोग से आप प्रिपरेशन दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना क्या है, यानी कि उद्देशिका क्या है। सबसे पहले देखिए ये प्रस्तावना है दोस्तों हमारी। ये प्रस्तावना दोस्तों जब स्टार्टिंग में आई थी तो ऐसी नहीं थी। उसके बाद इसमें संशोधन किए गए। संशोधन 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जिस शब्दों को बाद में जोड़ा गया। सबसे पहले आप इसकी प्रस्तावना को दोस्तों अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें दोस्तों समझ में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रकट करते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको उद्देशिका से काफी सारे जो शब्द हैं उनके बारे में पता लगेगा। ये शब्द अपने आप में दोस्तों काफी गहराई लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करते हैं। उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित की बात करते हैं। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की दोस्तों बात करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात करते हैं। और ये भी बताते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को बनाया गया और संविधान सभा के द्वारा दोस्तों बनाया गया और इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रकट किया गया। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान सभा के दोस्तों सदस्य थे। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ अवर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया। ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं दोस्तों प्रस्तावना से। इसके बाद संविधान बनाने की जो तिथि है दोस्तों वह है 26 नवंबर 1949, जबकि इसके लागू होने की तिथि दोस्तों आपकी 26 जनवरी 1950 है। अब बात करेंगे दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना के दोस्तों उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए क्या क्या है। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराना। देखिए संविधान के उद्देश्य इसकी प्रस्तावना में इंगित होते हैं। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुलभ कराना है नागरिकों को। इसके अलावा किसी भी नागरिक से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उसको उपलब्ध कराना है। इसके कारण में उसको विभेद नहीं करना है या फिर उसको रोकना नहीं है। कोई व्यक्ति है उस कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी पर भी बिलीव कर सकता है, अभिव्यक्ति की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करना, यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की, ठीक है ना। तो इंश्योर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता को बढ़ाने, यानी कि फ्रेटर्निटी को दोस्तों आपने क्या करना है, प्रमोट करना है। अब बात करेंगे प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। देखिए पहले प्रस्तावना को संविधान के अंग का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती विवाद 1973 जब हुआ तो उसमें यह बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है और अनुच्छेद 368 जिसके कारण दोस्तों संविधान में संशोधन किया जा सकता है इस आर्टिकल के माध्यम से, इसके माध्यम से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो प्रस्तावना की संविधान का भाग मानते हुए ये बोला गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन तो करेंगे, लेकिन जो मूल ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है
उसको आप वायलेट नहीं करेंगे। अब इसके बाद ही फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और प्रस्तावना में दोस्तों आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी एडेड। 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 3 जनवरी 1977 को दोस्तों संशोधन प्रभावी हुआ था। अब यहाँ पर बात करेंगे संविधान के अंग से संबंधित जितने भी विवाद है। देखिए 1950 का जो गोपालन विवाद है, इसने माना कि भाई ये संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, ना ही ये न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल है और ना ही ये शक्ति का स्रोत है। लेकिन बेरूबारी मामला 1960 का आया, उन्होंने बोला कि प्रस्तावना भले ही संविधान का अंग नहीं है, लेकिन ये मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यानी कि गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये गाइडेंस देंगे आपको। इसके अलावा 1973 का केशवानंद भारती विवाद, जिसके बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने इसको संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद LIC मामला 1995 का है, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया, यानी कि प्रेम्बल इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे दोस्तों उद्देशिका के महत्व के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कौन है दोस्तों? वो है भारत की जनता। क्यों? क्योंकि जो संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता की ओर से चुने हुए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया, इनके द्वारा ही इसे अंगीकृत किया गया। इसलिए जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में ही निहित है। तो संविधान के प्राधिकार का स्रोत कौन है दोस्तों? वो है भारत की जनता। अब बात करेंगे यहाँ पर राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप क्या दिखाया गया दोस्तों? वो है संप्रभु, यानी कि सोवरेन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब इनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं संप्रभुता संपन्न का अर्थ क्या है। संप्रभुता संपन्न का अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, और वह अपनी किसी भी आंतरिक और बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के संग संधि और मित्रता करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसको ही हम बोलते हैं क्या? संप्रभुता। इसके बाद बात आती है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या है? समाजवादी अर्थ का यह है कि लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति करनी है। लोकतंत्र के माध्यमों के जो साधन है उससे समाज के समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करिए। हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिश्रण है, गांधीवाद की ओर को ज्यादा झुका हुआ है। इसके बाद बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका तात्पर्य यह है कि भारत के लिए सभी धर्म एक समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत कोई धर्म विहीन या फिर कोई अधार्मिक या फिर धर्म विरोधी राज्य है। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं अपना, और सभी धर्म संभाव यानी कि सर्वधर्म संभाव की सिद्धांत का दोस्तों अनुकरण करता है। इसके अलावा इसका यह भी तात्पर्य निकाला जा सकता है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, सभी के लिए इक्वल है राज्य। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 उसी के द्वारा दोस्तों इस वर्ड को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है? यानी कि डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ यह है दोस्तों कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार होता है जो कि लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे भी हमारे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में हम सांसद यानी कि MP को दोस्तों चुन रहे हैं, उन्हीं को सरकार चलाने का अधिकार है। ऐसी विधानसभा चुनाव आते हैं तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं? विधायक को चुनते हैं, MLA को चुनते हैं, तो वे लोगों के द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं जिनको सरकार को चलाने का अधिकार है। इसके अलावा अन्य कोई सरकार नहीं चला सकता। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या है दोस्तों? कि जिसमें जनता आपकी सर्वोच्च होती है। इसमें कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होता जिसको कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी कि कोई स्पेशल पावर कोई प्राप्त है, और कोई भी जो सार्वजनिक पद है वो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है, और जो राज्य का अध्यक्ष है वो राज्य के लोगों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फ्रीडम क्या क्या है। तो देखिए, संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसके अलावा संगठन और एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार है। संपूर्ण देश में आप स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी देश के किसी भाग में रह सकते हैं, किसी भी स्थान को चुन सकते हैं। आपको अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया है। कोई भी आप संस्कृति, धर्म और अपने धर्म का संवर्धन भी कर सकते हैं, उसका आपको अधिकार है। और किसी भी
धर्म के कारण आपको सार्वजनिक संस्थान के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शोषण से रक्षा और अनेक अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन इनका उचित रूप से उपयोग तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति उनको उसी भावना से ग्रहण करे जिस भावना से प्रदान किए गए हैं, और इसमें एजुकेशन आपकी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, हम यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो इसमें कौन कौन आता है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वह है आर्टिकल 19। इसके अलावा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से निरीक्षण आर्टिकल नंबर 22। तो 19 से लेकर 22 तक ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट दोस्तों अधिकार जो कि 21A है, और ये 21A दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया, और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, और इस संबंध में जो राज्य है वो विधि का निर्माण करेगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 से 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की दोस्तों यहाँ पर बात की गई, और इसमें राज्य के द्वारा विधि का निर्माण यानी कि लॉ का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए, जो कि मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है जो व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करती है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार तो मिले ही। इसके अलावा अब बात करेंगे समानता के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। समानता का अर्थ क्या है दोस्तों कि समाज में वो स्थिति उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, जिसमें समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, उसको हम समानता कहते हैं। यह अधिकार देश के कानून के समक्ष सबको बराबर मान्यता देता है, और प्रत्येक नागरिक को कानून के संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। अब स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार संविधान में दिए हैं, किंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य की स्वतंत्रता के बीच में बाधा उत्पन्न ना करे, इसलिए कुछ सीमा तक इन अधिकारों को व्यवहार में लाने पर जनहित के दृष्टिकोण में लगा दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसका क्या अर्थ है? देखिए, समता का क्या अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं है, और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध दिए गए। ठीक है, तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य के द्वारा किसी भी विभेद को अवैधानिक घोषित करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। इसका प्रावधान दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 में किया गया। तो आर्टिकल नंबर 15 आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों आता है। इसके साथ ही जो समाज के उपेक्षित वर्ग है उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संसद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ वर्गों के लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। तो ये दोस्तों आपकी प्रतिष्ठा और अवसर की समता से संबंधित है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत आते हैं, ये दोस्तों विशेष है। इसमें महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। तो ये भी दोस्तों आपके किसको बताते हैं, समानता के अधिकार को दिखाते हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इक्वालिटी। तो महिला पुरुष को अगर काम समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, आर्टिकल 39 दोस्तों बताता है। तो संविधान के अधिकार के एक बार अनुच्छेद दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, जो कि आर्टिकल नंबर 14, यानी कि विधि के समक्ष आपको सबको क्या है, इक्वल अधिकार है। ठीक है, मतलब विधि के समक्ष आपकी समानता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर आपको कोई भी विभेद नहीं करेगा, आर्टिकल नंबर 15। इसके अलावा लोक नियोजन के विषय में अवसर की आपको समानता मिलेगी, यानी कि 16। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत होगा, ठीक है, छुआछूत और इसका अंत होगा। इसके अलावा उपाधियों का भी अंत होगा, आर्टिकल नंबर 18। तो 14 से लेकर 18 तक के दोस्तों ये है
राइट टू इक्वालिटी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे न्याय के संवैधानिक प्रावधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर जस्टिस। तो देखिए, न्याय के मूल अधिकार की जो धारणा है वो काफी दोस्तों ब्रॉड है, ठीक है। यह सभी व्यक्तियों के बीच में तथा राज्य के बीच में न्यायपूर्ण संबंधों की ओर को केंद्रित है। तो यहाँ पर न्याय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले दोस्तों हम सामाजिक न्याय के बारे में जानेंगे। देखिए, उद्देशिका भारत को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों के राजनीतिक न्याय के संग संग सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में भी सुनिश्चित करती है। किसी प्रकार की अर्हता के बिना जैसे हम वोट दे पाते हैं, तो ये हमारे राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, क्योंकि हम वोट दे पाते हैं, इसको बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो इसमें कोई भी आपसे अर्हता नहीं मांगी जाती, केवल ये मांगा जाता है कि भाई आपकी अगर 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये आपके राजनीतिक न्याय को दोस्तों क्या करता है, सुनिश्चित करता है। इसके अलावा अब पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जैसे कि आरक्षण है 15, आर्टिकल 15(4), उपाधियों का अंत है आर्टिकल नंबर 18, अस्पृश्यता का उन्मूलन है आर्टिकल नंबर 17, ये आपके सामाजिक न्याय को दोस्तों सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसके अलावा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों न्याय को सुनिश्चित करते हैं। आर्टिकल 15 नंबर 4 जिसमें नागरिकों के लिए आरक्षण दिया गया है ओबीसी वालों को, तो इसमें दोस्तों ये आपके एक तरह से सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। उपाधियों का अंत किया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, तो ये सभी दोस्तों आपके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और आर्थिक न्याय के लिए ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जहां पर इनका प्रावधान किया गया, वो आपके आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से दोस्तों लिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों बंधुत्व के क्या क्या संवैधानिक प्रावधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फ्रेटर्निटी। तो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भाईचारे की भावना, ठीक है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से, हमारे यहाँ दोस्तों क्या है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, तो यहाँ से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। बंधुत्व 2 बातों को सुनिश्चित करता है, एक तो व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता यानी कि रिस्पेक्ट फॉर पर्सन एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता जैसे संविधान में समाविष्ट है, का अभिप्राय क्या है, देश के सभी वर्गों में व्याप्त भ्रातृत्व की भावना। क्योंकि आपके सबसे पहले प्रस्तावना में दोस्तों इसी की बात की गई है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये संविधान में अभी में ये वर्ड को दोस्तों समाविष्ट किया गया। स्टार्टिंग में दोस्तों हमने पढ़ा था, तो इसका अर्थ यह है कि देश के सभी वर्गों में व्याप्त भ्रातृत्व की भावना। राज्य को पंथ निरपेक्ष बनाया, क्यों बनाया गया, ताकि सभी वर्गों के लोगों के मौलिक अधिकार व अन्य अधिकारों को सुनिश्चित कर उनके हितों का संरक्षण कर बंधुता का लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त यहाँ पर की गई है। तो धर्मनिरपेक्ष इसलिए बनाया गया ताकि लोगों के मौलिक अधिकार भी हों और अन्य अधिकार भी सुनिश्चित हो, उनके हितों का भी संरक्षण हो और उनमें फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व की भावना का विकास हो। इसके अलावा बंधुता दोस्तों एक उत्तरोत्तर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ने से इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं जो कि 51 क में है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों प्रावधान किया गया कि हर भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। यानी कि 51 क में एक तरह से बंधुता के लिए दोस्तों संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 51 क में दोस्तों ये बोला गया है कि प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य होगा कि वो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग विविधता से उठकर सौहार्द तथा आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो ये तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना और स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने दोस्तों कम समय पे इसको कंप्लीट कराने की कोशिश की, अदरवाइज फिर लेक्चर काफी लंबा होता है। तो आपको ये अच्छा, आई होप कि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।